चंद्र प्रकाश पढ़ा लिखा था। उसने बीए पास करके यही सोचा था कि पिताजी अच्छी पोस्ट पर हैं तो उसे अच्छी नौकरी वो दिलवा ही देंगे, पर शायद उसके सोचे हुए मीठे सपने अधूरे रह जाएंगे। ये उसे खबर भी नहीं थी। चंद्र प्रकाश की माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और अचानक अब पिताजी भी गुजर गए। क्या करूं? सोच रहा था पिताजी जान पहचान में अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, पर मेरी किस्मत, पिताजी का साथ शायद यहीं तक लिखा था। अब अपनी पत्नी चंपा की सारी इच्छाएं कैसी पूरी करूंगा, इसके शौक कैसे पूरे करूंगा? आखिर पढ़ी लिखी है, अब शादी के बाद ये मुझसे ही हर चीज की इच्छा रखेगी तो कैसे ला कर दूंगा? अब पिताजी की कोई जोड़ी हुई संपत्ति भी नहीं जिससे मैं कोई काम कर सकूं। चंद्र प्रकाश परेशान था कि आखिर क्या करे। तभी चंद्र प्रकाश, ठाकुर साहब ने बुलावा भेजा है, तुमसे मिलना चाहते हैं। चंद्र प्रकाश ठाकुर साहब से मिलने जाता है। ठाकुर साहब, आपने बुलाया? हाँ बेटा चंद्र प्रकाश, मेरा बेटा 9वीं क्लास में है, तुम उसे ट्यूशन पढ़ा दिया करो। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैं बगल वाले घर में ही करवा देता हूँ। ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर मानो चंद्र प्रकाश के आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, साफ सुथरा और ऐसा मकान 20 रुपए किराए से कम पर न मिलता और सिर्फ 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाने का काम मिला था। अब उसके पास रहने का भी इंतजाम हो गया था। चंद्र प्रकाश बेटा, तुम मेरे लिए वीरेंद्र की तरह ही हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे अपना लड़का ही समझते थे और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। प्रकाश बेटा, अगर जल्दी ना हो तो क्या जरा मेरे साथ आओगे? मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। जी बताइए, क्या बात है? बीरू के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, तुम्हारी क्या सलाह है? बीरू का ब्याह कर दूं? ठकुराइन जी, ये तो आप बीरू बाबू से ही पूछिए। मैं तुमसे पूछती हूँ, आखिर तुम भी बहुत समझदार हो। मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए, समय रहते इसका घर बस जाए। 20वां साल तो लग ही गया है वीरेंद्र बाबू को, वैसे कोई हर्ज भी नहीं, कर दीजिए अगर आपकी इच्छा है तो। सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। कोई बात नहीं ठकुराइन जी, मैंने कब इनकार किया। मैं शादी के सभी कामों में सहायता के लिए हाजिर रहूंगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। प्रकाश बेटा, ये कुछ रुपए अपने पास रखो, सबका हिसाब अब तुम्हें ही करना है। 10-12 हजार रुपए खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते ही देखते फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। सब लोगों के रुपए देने के हिसाब का जिम्मा प्रकाश पर था। ये 5,000 के जेवर, कितनी अच्छी किस्मत है बहू की, इतना महंगा जेवर पहनेगी। काश चंपा को भी मैं ऐसे ही गहने दे पाता। घर आकर प्रकाश इस बारे में चंपा से कहता है। 5,000 के जेवर बनवाए हैं ठाकुर साहब ने। बताओ, एक हम जैसे लोग जो 2 रोटी खाने को तरसते हैं, एक ठाकुर साहब जैसे लोग जो पैसे खर्च करने में जरा भी नहीं सोचते। अब इन रईस लोगों से हमारी क्या बराबरी? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वही पहने। यहाँ तो रोकर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंपा, ये सब अपने बाप दादा की छोड़ी जायदाद के मजे उड़ा रहे हैं। ईश्वर भी अन्याय करता है। इसमें ईश्वर को क्या दोष देना? अब तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मजे उड़ाते। बाकी अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ले देकर एक ही साड़ी है। ठकुराइन के बेटे की शादी में क्या पहनूंगी? इतने बड़े लोग आएंगे। चंपा, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ जो एक साड़ी भी ना खरीद कर दे सकूं। मेरा बस हो तो तुझे ऊपर से नीचे तक सोने में लाद दूं। बस जी, तुम्हारी ये मीठी बातें और प्यार भरा साथ मिलता रहे मुझे, और किसी चीज की आशा नहीं है। रात में भी सोते वक्त प्रकाश के दिमाग में वही सोने के जवाहरात घूम रहे थे। चंपा, शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। अगर तुम ये गहने पहनो तो रानी लगोगी। सुनो जी, अब बस भी करो। गहनों की बात ना ही करो तो अच्छा है, फालतू में जी जला रहे हो। वैसे भी मैंने बहुत ऐसी देखी हैं जो जितना मर्जी गहनों से लदी हो फिर भी भद्दी ही दिखती हैं। वैसे जितना मर्जी कहो, ये अमीर लोगों का दिल नहीं होता। ठाकुर साहब के बेटे को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अभी शादी का सारा इंतजाम मेरे हाथों में है। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? भला कोई अपनी बहू के खरीदे जेवर में से थोड़ी पकड़ा देगा कोई चीज पहनने को। चलो सो जाओ। पर प्रकाश की आंखों में नींद नहीं थी, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। चुपचाप संदूक से गहनों की संदूकची निकाल लेता हूँ, अगर देख लेंगे तो बोल दूंगा किसी चोर की आहट थी। वैसे भी ठाकुर साहब मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। सारा इल्जाम नौकरों पर लगा दूंगा और कुछ दिनों में शादी के बाद कहीं और रहने चला जाऊंगा। फिर चंपा को ये गहने उपहार में देता रहूंगा। वो बेचारी भी शादी के बाद मुझसे कितनी आस लिए बैठी रहती है। अगले दिन चंपा प्रकाश के पास आती है। अरे, ठाकुर साहब के यहाँ गहनों की संदूकची चोरी हो गई। पता नहीं चोर को चाबी का पता कैसे चला। मुझे तो लगता है ये घर के ही किसी चोर का काम है, और भला कौन हो सकता है? नौकर तो तीनों बहुत पुराने हैं, पर किसी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी।
तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा कितनी मेहनत से एक एक गहना बनाने दौड़ा था। प्रकाश ठकुराइन के पास जाता है। अरे ये तो बहुत अनर्थ हो गया, अभी अभी चंपा ने बताया। हम तो बर्बाद हो गए बेटा, ब्याह सिर पर है और तुमने भी कितनी मेहनत की थी, तब जाकर चीजें आई थी। हे भगवान, अब सब कैसे होगा? हो सकता है किसी चोर का काम हो। ठाकुर और ठकुराइन चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन कोई क्या कर सकता था। प्रकाश 50 रुपए माह में दूसरा घर ले लेता है। चंपा बार बार प्रकाश से उस संदूक के बारे में पूछती और बार बार प्रकाश उसे टाल देता। इस संदूक में क्या है, मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। अरे तुम्हें क्या लेना देना, मेरा अपना जरूरी सामान है। चंपा संदेह को दूर करने के लिए संदूक की दूसरी चाबी बनवा लेती है। अरे ये तो वही आभूषण दिखाई पड़ते हैं जो वीरेंद्र की बहू के लिए ठाकुर साहब ने बनवाए थे। प्रकाश आ जाता है। चंपा जल्दी से संदूक को ताला लगा देती है। वो शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई थी, लेकिन शर्त ये थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। ठाकुर साहब ने ही जमानत के 10,000 रुपए दिए हैं। ये तो उनका उदार दिल है जो 10,000 रुपए एकदम निकाल कर दे दिए। हमेशा वो तुम्हारी मदद को तैयार रहते हैं। आज उन्हीं की वजह से तुम्हें ये बैंक असिस्टेंट की नौकरी मिली है। तुम्हें तो उनके पैर धोकर पीने चाहिए और कभी भी उनके साथ कोई धोखा मत करना। आज जिस मकान को बदलकर तुम ये 50 रुपए किराए पर रह रहे हो, ये भी ठाकुर साहब ही देते हैं। उनके एहसानों को समझो, उनकी उदारता को पहचानो। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भला उनके साथ बेईमानी क्यों करने लगा? रात में सोते वक्त प्रकाश को चंपा की बातें कानों में चुभ रही थी। वो पश्चाताप में जलने लगा। अगले दिन, ठाकुर साहब, आज आप सबका खाना मेरे घर है, मेरी नई नौकरी लगने की खुशी में। अगले दिन प्रकाश सबका खाना करता है और रात में अपने घर में ही रुकने का आग्रह करता है। सब वहीं सो जाते हैं। सब सो चुके हैं। ये रही ठाकुर साहब के घर की चाबी। मुझे क्षमा करना ठाकुर साहब। अगले दिन वीरेंद्र प्रकाश को बताता है। अरे प्रकाश भैया, कल आपके घर दावत क्या खाई? हमारे चोरी हुए गहनों की संदूकची बरामद हो गई। क्या? ये तो बड़े अचंभे की बात है। प्रकाश बेटा, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी। पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने ही के लिए ले गया हो। बीरू की माँ तो कहती है कोई दैवी घटना है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खबर सुनाई कर उसके गले से चिपट गई और ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिन बाद घर आ गया हो। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए, मानो इस चमत्कार से उसके मन को आज कितनी शांति मिली हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।